Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 19, chapter number 17 of second year biology, and it is about coordination and control in plants. These are pages number 53 to 55. We will discuss these pages in the next slides. So today's lecture points, we will discuss introduction, coordination in plants and control through hormones, responses to environmental stresses in plants, defense against pathogens in plant, biological clocks and circadian rhythms, and lastly we will go through some questions. तमाम ऑर्गेनिज़म सर्टन करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो है दे शो रिस्पॉन्ड टू सर्टन स्टिमुलाई. अब स्टिमुलाई क्या है? ये चेंजेस आती हैं कोई भी अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या इंटरनल इन्वायरमेंट में, तो और उसके नतीजे में ऑर्गेनिज़म अपना कोई रिएक्शन शो करता है, उसको रिस्पॉन्ड कहते हैं. तो इस तरह हर ऑर्गेनिज़म के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी चेंज अगर बाहर के इन्वायरमेंट में आता है तो वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. अब वो स्टिमुलाई या वो चेंजेस इंटरनल भी हो सकती हैं, मतलब बॉडी के अंदर ही हो सकती हैं, एक सेल से दूसरे सेल को स्टिमुलस दे सकती हैं. एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर हो सकती हैं, सब सेलुलर लेवल पर, सेलुलर या ऑर्गेनिजमिक लेवल पर भी हो सकती हैं. द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुलाई मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड. तो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए इन तमाम एक्टिविटीज़ के दौरान. जैसे अगर कोई भी ऑर्गेनिज़म कोई वर्क करता है तो उसमें उसका ब्रेन भी शामिल है, उसके स्केलेटल मसल्स भी शामिल हैं. तो ये सारी एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी के नतीजे में ही कोई रिस्पॉन्स शो किया जा सकता है. और कोऑर्डिनेशन मस्ट है फॉर एनी ऑर्गेनिज़म टू सर्वाइव. अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो ऑर्गेनिज़म किसी भी स्टिमुलस के ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकता और इसके नतीजे में या उसकी डेथ हो सकती है या कोई भी डैमेज हो सकता है. कोऑर्डिनेशन अगर हम यूनिसेलुलर एनवायरनमेंट में बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं. और वो स्टिमुलस लाइट इंटेंसिटी का हो सकता है, जैसे यूग्लिना लाइट इंटेंसिटी की तरफ, जहाँ पर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो वहाँ पर मूव करता है. इसी तरह टेम्परेचर रेगुलेशन में भी चेंजेस आ सकती हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड इवन टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इम्पल्सेस के ख़िलाफ़ या केमिकल्स के अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स शो किए जाते हैं. और ये जो रिस्पॉन्स होते हैं ये सेलुलर रिस्पॉन्सेस पर शो किए जाते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म में कोऑर्डिनेशन की हम बात करते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म जिसमें हम भी शामिल हैं, इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं और तमाम सेल्स के अंदर लेबर ऑफ डिवीज़न है. मतलब ये कि हर सेल का एक काम है और वो उसी के ज़िम्मे है और उसने उसको करना है. इसी तरह तमाम सेल्स के ज़िम्मे अपने अपने काम होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं. और इस तरह हर सेल हर स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेगा जो भी उसके करीब करीब मौजूद होगा. और ये भी नोटिस किया गया है कि जैसे हम एक डेवलप्ड ऑर्गेनिज़म है लेकिन हम भी तमाम स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकते. जैसे हमारी बॉडी के ऊपर इतने ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं लेकिन फिर भी हमारी बॉडी हमें नहीं मालूम होता कि हमारी बॉडी पे बैक्टीरिया मौजूद हैं, क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर ऐसे कोई सेंसरी सेल्स नहीं है जो उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकें. लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स मौजूद हैं कि जो इनके ख़िलाफ़ केमिकल्स भी बनाते रहते हैं और उनको मारते भी रहते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते रहते हैं, जबकि हमें इसकी खबर नहीं होती. इसके अलावा जो अगर हम सनलाइट की बात करें तो उसके अंदर जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो तो हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी रेडिएशंस हैं जो हमारी आइज़ डिटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं. नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन प्लांट्स. इस पर जाने से पहले हम सबसे पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं प्लांट और एनिमल के अंदर. प्लांट जो हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल, क्योंकि प्लांट सेसाइल हैं, एनिमल्स जो हैं वो मोटाइल होते हैं. प्लांट का बिहेवियर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है उनके ग्रोथ रेट पर. कोई उनके सेल्स की टर्जिडिटी में चेंजेस आ जाएँ उसके नतीजे में वो शो करेंगे ऐसी मूवमेंट. लेकिन प्लांट्स के अंदर अगर हम कंट्रोल की बात करें तो उनको कंट्रोल सिर्फ हार्मोन्स कर रहे हैं, जबकि एनिमल्स का जो कंट्रोल है वो हार्मोन्स के हाथ में भी है, जबकि नर्वस सिस्टम भी एनिमल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है. प्लांट स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं जबकि एनिमल्स जो हैं वो क्विकली रिस्पॉन्ड शो करते हैं.
सो प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड शो करते हैं? दो तरीके हैं उनके पास: रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अप्रोप्रिएट वेज, नंबर टू कंट्रोलिंग देयर बॉडी फंक्शंस थ्रू प्लांट हार्मोन्स। तो या वो अपनी ग्रोथ में चेंजेस लाएंगे, डेवलपमेंट में चेंजेस लाएंगे, इस तरीके से वो रिस्पॉन्ड शो करेंगे, या उनकी रिस्पॉन्स को कंट्रोल किया जाएगा हार्मोन से। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस इन प्लांट्स। स्ट्रेस प्लांट भी फेस कर रहे होते हैं, और स्ट्रेस का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द एक्सटर्नल कंडीशंस दैट एडवर्सली अफेक्ट ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट। तो स्ट्रेस वो एक्सटर्नल कंडीशन है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, उसकी डेवलपमेंट या उसकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी हालत को, ऐसी एक्सटर्नल कंडीशन को स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। अगर हम प्लांट की ज़रूरियात की बात करें तो प्लांट को लाइट भी चाहिए, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं एनवायरनमेंट से, ताकि वो अच्छे तरीके से ग्रोथ भी कर सकें, डेवलपमेंट भी कर सकें। लेकिन कभी कभार इनकी एब्सेंस, मतलब अगर इनमें से किसी भी फैक्टर की एब्सेंस हो जाती है तो उसके नतीजे में प्लांट की ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होगी, और हम इस कंडीशन को कहेंगे कि प्लांट जो है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट का रिस्पॉन्स है वो डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस है, और इसमें हम डिफरेंट कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स को अगर कोई भी कट लग जाता है तो वो उसके नतीजे में एक एमॉर्फस मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, और वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का बना होता है जिसको कैलिसिस का नाम दिया जाता है, जैसे कि हमने ये पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, और इसको दोबारा से डिस्कस किया जा रहा है। कैलिसिस बेसिकली वो अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो किसी भी वूंड या कट के नतीजे में प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि आपको एक डायग्राम दी गई है और इसमें नज़र आ रहा है कि एक ट्री है और उसकी ब्रांच को कट किया गया है, और लास्ट ईयर एक ईयर गुजरने के बाद उसके ऊपर एक लेयर आ गई है टिश्यूज़ की, और 2 ईयर्स गुजरने के बाद वो तकरीबन उसको फिल किया जा चुका है इस जो वुंडेड सरफेस थी। तो इनके ऊपर बेसिकली जो लेयर आई है वो कैलिसिस की लेयर है। सेकेंड एग्जांपल्स है जो पैथोजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज शो हो रहे हैं, उसमें गॉल्स, ग्रोथ एंड ट्यूमर्स हैं। Galls are growth on the plant that are induced by parasites and have usually highly organized growth. For example, the tumor induced by bacteria. They are usually less differentiated than other types of galls. तो डायग्राम में आपको कुछ नज़र आ रही हैं द गॉल्स, ग्रोथ एंड ट्यूमर। ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट टर्म्स ही यूज़ की जाती हैं। बेसिकली किसी भी इनका जो कॉजिंग एजेंट है वो ज़्यादातर अननोन नहीं होता है, और मिक्स है। कोई भी पैरासाइट इसका कॉजिंग एजेंट बन सकता है, या कोई फंगस अटैक हो सकता है, या बैक्टीरिया की वजह से ऐसा हो सकता है। जैसे आपको एक डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक बैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है। ये गॉल फॉर्मेशन कर रहा होता है जिसको क्राउन गॉल का नाम दिया जाता है। और ये क्राउन यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है उसके नतीजे में सर्टन सेल्स जो हैं उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और वहाँ के सेल्स जो हैं वो नॉर्मली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, और उस ट्यूमर के नतीजे में गॉल फॉर्मेशन वजूद में आती है। तो ये गॉल्स ग्रोथ कहलाती हैं, और ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं एक ट्री ट्रंक पर, और इनका कोई भी कॉजिंग एजेंट हो सकता है, बैक्टीरिया के अलावा भी हो सकता है। इसी तरह और डायग्राम लीफ गॉल्स आपको नज़र आ रहे होंगे थर्ड डायग्राम में। तो ये बेसिकली जो प्रोट्रूडेंस आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली ये भी लीफ गॉल्स ही हैं। तो ये किसी भी ये एक प्लांट का रिस्पॉन्स है अगेंस्ट पैथोजन। Next is biological clocks and circadian rhythms. In living things, the behavior activities occur at regular intervals, which are called biorhythms or biological rhythms. So अब हम जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स या सर्केडियन रिदम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम उन एक्टिविटीज़ का जिक्र करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेगुलर इंटरवल्स पर हो रही होती हैं। और अगर वो एक्टिविटीज़ रेगुलर इंटरवल्स पर हो रही हैं तो हम उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं बायोरिदम्स हैं या बायोलॉजिकल रिदम्स हैं। यही बायोरिदम्स अगर पीरियोडिसिटी 24 आवर्स की शो करती हैं तो हम इनको सर्केडियन रिदम्स का नाम भी देते हैं, या डायर्नल रिदम्स का नाम भी देते हैं। सर्केडियन एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसमें सर्का का मीनिंग होता है अबाउट एंड डायज मीन अ डे। सो अगर ये बायोरिदम्स 365 डेज़ की पीरियोडिसिटी शो कर रही हैं तो इन रिदम्स को हम सर्केडियन रिदम्स का नाम भी देते हैं। तो ये प्लांट्स के अंदर भी शो होती हैं, एनिमल्स के अंदर भी होती हैं। तो ये हर ऑर्गेनिज़म, हर लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स मौजूद हैं। ऑर्गेनिज़म्स को रोज़ाना की बेसिस पे इन्वायरमेंटल चेंजेस का सामना करना पड़ता है, और ये इन्वायरमेंटल चेंजेस बहुत सी
रैंडम नहीं होती बल्कि साइक्लिकल होती हैं, जैसे टाइड्स, डेज और सीजन्स का आना, विंटर, समर, ऑटम एक्सेट्रा। तो ये जो चेंजेस हैं ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी चेंजेस लाना चाहती हैं, जिसके नतीजे में ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए इंटरनल क्लॉक्स या बायोलॉजिकल रिदम्स का सहारा लेना होता है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स ऑर्गेनिजम्स को प्रेडिक्शन देती हैं कि आने वाली चेंजेस किस टाइप की हैं और उसके अगेंस्ट ऑर्गेनिज़म अपने अंदर एडजस्टमेंट करता है। तो ये रिदम्स, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज़म के जीन्स में मौजूद होती हैं और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से ऑर्गेनिज़म को ज़्यादा से ज़्यादा बचाती हैं। Biorhythms may be result of the following. There may be direct response to various changes in external stimuli. There may be an internal rhythm that progresses the organism's behavior in synchronicity with the exogenous temporal period, particularly 24-hour or 365-day period. Number 3, the synchronization mechanism may be a combination of 1 and 2. So, इसका मतलब है कि बायोरिदम्स जो हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं, या ऑर्गेनिज़म डायरेक्ट रिस्पॉन्स शो करेगा कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस का, या ऑर्गेनिज़म के अंदर पहले से ही रिदमिक बायोलॉजिकल रिदम्स मौजूद होंगी और वो उसकी बॉडी को ऐसा बना देंगी कि वो बाहर की चेंजेस से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरह या फर्स्ट पॉइंट जिसमें डायरेक्ट रिस्पॉन्स शो किया जाना है, या सेकेंडली मतलब जिसमें ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं उसने ऑर्गेनिज़म की बॉडी को इस तरीके से एडजस्ट कर देना है कि वो खुद ही बाहर के एक्सटर्नल पीरियड से अपनी बॉडी को सिंक्रोनाइज़ कर लेंगी, या इन दोनों के कम्बिनेशन से ये मैकेनिज़्म किया जा सकता है। So the timing of behavior results from a combination of effect of rhythmical internal processes and timed event of the environment. So जो organisms का behavior है या वो उसकी internal या biological rhythms की वजह से होता है, या वो टाइम्ड इवेंट्स जो इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी साइक्लिकल चेंजेस आ रही हैं उसके नतीजे में ऑर्गेनिजम्स अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी जा रही है। प्लांट्स भी रिदम शो करते हैं और सर्केडियन रिदम्स रोज़ाना की बेसिस पर होती हैं। जैसे कुछ फ्लावर्स जो हैं वो दिन के वक्त तो ओपन हो जाते हैं और रात के वक्त क्लोज़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी जो इनकी ये डे वाइज चेंजेस आ रही हैं ये सर्केडियन रिदम कहलाएंगी। प्लांट्स के अंदर और भी फिनोमेना है जो सर्केडियन रिदम शो करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त हो रही होती है, रात के वक्त कम हो जाती है। फ्लावर्स की ओपनिंग जैसे अभी हमने जिक्र किया, इसी तरह जीन एक्सप्रेशन भी प्लांट्स के अंदर होते हैं कि प्लांट्स उसके नतीजे में चेंजेस के नतीजे में बहुत से ऐसे जीन्स सिंथेसाइज करता है जिसको हम जीन एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती चलूँ। सर्केडियन रिदम्स ह्यूमंस के अंदर भी मौजूद हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी साइक्लिकल प्रोसेस हो रहे हैं वो सर्केडियन रिदम ही की वजह से हैं और वो बॉडी को एडजस्ट कर रहे होते हैं रोज़ाना की डेली चेंजेस से। तो जो आपको यहाँ पर एक साइकिल दिखाया गया है, इसमें 24 आवर्स के साइकिल में डिफरेंट टाइमिंग पर डिफरेंट जो रोज़ाना की बेसिस पे चेंजेस आ रही हैं वो दिखाई गई हैं। इवन कि स्लीप वेक साइकिल जो एक हमारे अंदर जो नींद का एक जो दौरानिया है वो भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक ही के ज़रिए फ़िट हुआ हुआ होता है। हम जिस रूटीन से अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं वो भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं। तो ये जो जैसे रात के वक्त पाइनियल ग्लैंड जो है वो एक मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है जिसके नतीजे में स्लीप जो है उसका साइकिल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी देती चलूँ। जैसे हम यहाँ पर ईस्ट में रहते हैं और अगर कोई वेस्ट में जाता है तो वहाँ पर वहाँ की जो टाइमिंग है वो यहाँ की टाइमिंग से काफ़ी डिफरेंट है, 6 आवर्स का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ का जो पर्सन है वो वहाँ पर जाएगा तो उसकी स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको उस टाइम पे नींद नहीं आएगी जिस टाइम पे वो यहाँ अपनी नींद लेता था। तो इसको जेट लैग भी कहते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से बायोलॉजिकल क्लॉक अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। अगर वो ज़्यादा अरसे तक वहाँ रहेगा तो फिर उसका वो स्लीप वेक साइकिल एक नई टाइमिंग पर एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ह्यूमंस के अंदर और भी जितनी भी चेंजेस आती हैं तो वो भी साइक्लिकल ही होती हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक्स इनवर्टिब्रेट्स में भी देखने में आती हैं और ये इननेट है, मतलब इनबॉर्न होती हैं, वो सीखते नहीं हैं बल्कि उनकी एक्सटिंक्ट में ये मौजूद होती हैं। और इसका एक्सपेरिमेंट्स किया गया था
अर्विन बनिंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन जर्मनी में, और उसमें उसने ड्रोसोफिला की जो जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, उसकी 15 कंसेक्टिव जनरेशन तक उसको कांस्टेंट लाइट में रखा था, और फिर भी उसके नतीजे में वो उसकी 24 आवर रिदम्स की जो बायोलॉजिकल क्लॉक थी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सका था। मतलब क्या है कि ये 24 आवर जो रिदम है ये इनेट हैं, ये किसी भी तरीके से ये मतलब इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उनकी इंस्टिंक्ट में मौजूद होती हैं। Here there are some questions. What is difference between etiolation and chlorosis? What is gall growth on plant? What are circadian rhythms? Circadian rhythms भी आ सकती हैं, diurnal rhythms के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह what are the causes of circadian rhythms? तो इसमें आपने 2 जो synchronization processes हैं उनका जिक्र करना है।